इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं आज कि हम इंडियन रिवर के बारे में कुछ देखना चाह रहे हैं। इंडियन रिवर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। रिवर लिख दिया मैंने, इंडियन रिवर आप समझ जाइएगा। इंडियन रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मेरा ये पहला पार्ट है इस वीडियो का, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो के पार्ट में आप जैसे जैसे सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट करते चलोगे तो यकीन मानिए ये पूरा का पूरा आपको कवर करवा देगा इंडियन रिवर के बारे में। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं कि पढ़ना कैसे है। रिवर को हम दो टाइप्स में पढ़ेंगे। रिवर को हम दो टाइप्स में पढ़ेंगे। कौन सा? एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, मतलब हिमालय से निकलने वाली सभी नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर होता क्या है? पेनिनसुलर एक प्रायद्वीपीय होता है। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि प्रायद्वीपीय होता है क्या है। प्रायद्वीपीय मतलब ये होता है कि जो एक साइड से किसी थल स्थल से या भूभाग से जुड़ा हो, बाकी तीनों साइड से उसकी जल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा हो, उसको पेनिनसुलर कहते हैं। और हमारा इंडिया ऐसी है, ऊपर से देखा जाए तो जमीनी से जुड़ा रहता है और तीनों तरफ से पानी से जुड़ा हुआ होता है। तो हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में हम ये पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम तीन टाइप के सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम सिर्फ दो टाइप के रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर मैं आपको बना दे रहा हूँ, आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होने वाला नहीं है और हम स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम जाती है। खैर, इंडस रिवर सिस्टम मतलब सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ना। और फिर गंगा रिवर सिस्टम। यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली मेनली तीन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ऊपर की पूरी तीन नदी कवर हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में सिर्फ दो टाइप्स देखेंगे। एक फॉलिंग इन बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली हो, बंगाल में गिर रही हो, और दूसरी फॉलिंग इन अरेबियन सी में गिर रही हो, मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदी को इसमें हम पढ़ेंगे। इसको जल्दी से मिटा देता हूं और अपन देखेंगे, है ना। तो दोस्तों, हम इंडस रिवर सिस्टम पहला आज पार्ट 1 देख रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक इंडिया का मैप बना के दिखाऊंगा। इंडिया का मैप बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये इंडिया का मैप है और लगभग इंडिया का मैप जैसे ही है। हम इंडिया की इस मैप में हम ये वाला पार्ट उठा रहे हैं, मतलब उत्तरी वाला पार्ट उठा रहे हैं, नॉर्थ वाला पार्ट उठा रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमारी सिंधु नदी बहने वाली है। तो इसको मैं जूम करके थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि हमारा जो इमेज है वो हेज पॉज ना हो, अच्छे से बने रहे। खैर, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी की बात करें तो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे माउंट कैलाश है, कैलाश माउंटेन है। तो यहाँ पे है मानसरोवर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयांगडोंग। यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, चेमयांगडोंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमयांगडोंग ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? सिंधु नदी निकलती है। यहाँ पे जो ऐसी जाती है, ये इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सिंधु नदी। लद्दाख वाले एरिया में प्रवेश करती है और ये डेमचोक, इसको क्या कहते हैं? डेमचोक। लद्दाख का ये डेमचोक वाला एरिया है, डेमचोक में प्रवेश करती है। आप जब माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय के माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये वाले रेंज पे, ये वाला जो रेंज है ये पूरा कहलाता है हमारा काराकोरम वाला रेंज, और ये वाला जो रेंज है ये कहलाता है लद्दाख रेंज। तो आप हल्का सा समझ जाइएगा, थोड़ा सा ऐसा लाइट कर दे रहा हूँ। तो ये वाला कौन सा रेंज है, यहाँ लिख भी देता हूँ थोड़ा सा। ये वाला कौन सा रेंज है? ये लद्दाख रेंज है। ठीक है, और ये वाला कौन सा रेंज है? ये काराकोरम रेंज है। ठीक है, तो इंडस नदी
काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में फ्लो कर रही है, बीच में बह रही है। ठीक, जैसे ही इंडस नदी ये डेमचोक में बहती है और लद्दाख वाले अंदर जाती है, तो यहाँ पे एक होती है डुंगती, डुंगती के पास से, ये लिख दिया भाई मैंने, डुंगती के पास से वो सडनली इस लद्दाख रेंज को क्रॉस करते हुए अब उसके ऊपर नहीं बहती, उसके नीचे आ जाती है और इसके नीचे से ऐसे होते हुए इस तरह से ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। अब ये कौन सी नदी, सिंधु नदी की बात कर रहे हैं हम। ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला जो एरिया होता है, आपको पता है ये पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है इसको हम एलओसी के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल तो अक्साई चीन वाला हो जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल में जाती है और यहाँ पे जाके वो यहाँ मिल जाती है, इसको कहते हैं बेटालिक, ओके, इसको कहते हैं बटालिक। बटालिक मतलब ये कारगिल वाला एरिया है भाई, कारगिल वाला एरिया है बटालिक वाला एरिया। दैट मीन्स यहीं पे बैटल हुआ था पाकिस्तान और हमारे इंडिया के बीच में। ठीक, अब यहाँ से वो जाती है और यहाँ पे ऐसे यू टर्न लेते हुए इस तरह से पाकिस्तान के 3 प्रोविजन से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अरब सागर में जाके गिर जाती है। क्लियर हुआ? 3 प्रोविजन मतलब देखो यहाँ पे सिंध प्रोविजन पाकिस्तान का, आप याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे है पंजाब प्रोविजन और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा, जिसको के कहा जाता है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविजन है, पाकिस्तान का प्रोविजन है, पंजाब प्रोविजन और ये वाला सिंध प्रोविजन। 3 प्रोविजन से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो हमारी मेनली ये नदी है भाई सिंधु नदी, इस तरह से बहती हुई यहाँ पे ऐसे आती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। याद रखिएगा इस सिंधु नदी के सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब ये जब इस साइड बह रही है, ऊपर साइड बह रही है, तो इसके सहायक नदी 2 दिशाओं में बनती है। कैसे? एक राइट हैंड साइड वाली सहायक नदी और एक लेफ्ट हैंड साइड वाली सहायक नदी। तो राइट हैंड साइड वाली सहायक नदी मतलब दाएं तरफ की सहायक नदी की बात कर लेते हैं, तो एक नदी है यहाँ पे श्योक लिखते चलिए, आप नोट डाउन करते हुए चलिए, बहुत इजी पड़ेगा आपको। दूसरी यहाँ पे है, इसको बोलते हैं गिलगिट, ठीक है, नाम सुनाई भी आ रहा है, गिलगिट नदी है। दूसरी यहाँ पे है काबुल नदी, यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ काबुल नदी, ठीक है। काबुल नदी की 2 ऐसा, एक स्वात और एक कुनार, स्वात और एक कुनार। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका नाम कब आता है रिपीट, सिंधु घाटी सभ्यता में इसका नाम रिपीट होता है, बस इसलिए आप सिर्फ इसका नाम याद रखिए, इसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये हमारे इंडिया की नदी नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे होता है तोची और ये कुर्रम, ये है कुर्रम और ये तोची, और एक लास्ट है, इसको बोलते हैं गोमल और एक ये छोब। ऑप्शन ऐसा पूछा जाता है कि बताइए सिंधु घाटी के दाएं तरफ की नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं है, तो आपको कम से कम इनके नाम तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। रिपीट करते हैं, श्योक, गिलगिट, काबुल, कुनार, स्वात, कुर्रम, तोची, कोमल और छोब। अब इसके बाद जो नीचे जो नदी होने वाली है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे स्टेट बना दूं अलग अलग, ये देखिए कौन सा है, ये अपना जम्मू कश्मीर हो गया और ये हमारा हो गया कौन सा, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे पंजाब, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे शेषनाग झील में निकलने वाली सहायक नदी है कौन सी? झेलम। सबसे पहले कौन सी नदी निकलती है? झेलम। इस तरह से यहाँ पे आके, मैं यहाँ तक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आके चेनाब में मिल जाती है। अब इतना बात समझ लीजिए आप। अब ये ऊपर जाती है, यहीं पे इसके ऊपर जस्ट श्रीनगर है, यहाँ में श्री लिख देता हूँ, समझ जाइए श्रीनगर है। और यहाँ पे वूलर झील से मुड़ते हुए वो यहाँ आ जाती है, वूलर झील, यहाँ लिख देता हूँ वूलर झील से। कौन सी नदी है भाई? ये झेलम नदी है। कौन सी? झेलम नदी है। स्पीड से चलेंगे भाई, झेलम नदी है, याद रहेगा। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलते हुए, श्रीनगर से होते हुए, वूलर झील से होते हुए चेनाब में आके मिल जाती है। अब चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के 2 नदियों के स्ट्रीम से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? देखिए भाई, एक है चंद्र, यहाँ लिख देता हूं मैं चंद्र, और एक है भागा।
ठीक है, चंद्र और भागा नोट डाउन करते चलिए। चंद्र और भागा जो स्ट्रीम है वो बड़ा लाचा दर्रा के पास से निकलता है। चंद्र भागा को मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे ऐसा इससे बना देता हूँ। चलिए भाई, चंद्र भागा ये ऐसे निकलती है, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद इस तरह से जाके सीधे सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी में कहाँ मिलती है? पंजाब प्रोविजन के मिठन कोट में मिलती है। यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई, मिठन कोट कहाँ मिलती है? मिठन कोट, याद रखिएगा। इतना पूरा डाटा आप याद करते चलिए। चंद्रभागा स्ट्रीम से मिलकर बनी कौन सी? चेनाब नदी। यहाँ लिख देता हूँ चेनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए झेलम के साथ मिलते फिर जाके कहाँ मिल जाती है? यहाँ पे अपने मिठन कोट में पंजाब प्रोविजन के सिंध में मिल जाती है। अब इसके नीचे देखते हैं, वहीं रोहतांग दर्रे के पास से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी। ये देखिए भाई, रावी नदी, इस तरह से रावी नदी। इसकी खासियत मैं बता दूं, रावी नदी आप जब श्रेणी पढ़ोगे, जैसे अभी आपने पढ़ा काराकोरम और लद्दाख श्रेणी, उसी तरह से नीचे साइड देखोगे तो एक पीर पंजाल और एक धौलाधार श्रेणी आएगी। तो ये जो रावी नदी है, पीर पंजाल में यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ पीर लिख देता हूँ, आप समझ जाइए, पीर पंजाल और यहाँ पे धौलाधार, ये जो श्रेणी है उसको आपस में सेपरेट करती है रावी नदी, उनके बीच जाके बहती है। आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और कहाँ से होते हुए? इस तरह से होते हुए चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। इसी रोहतांग दर्रे में जो कांगड़ा देवी मंदिर सुना आपने, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा देवी मंदिर, उसी रोहतांग दर्रे से निकलती है व्यास नदी, और व्यास नदी यहीं पे सतलज नदी में जाके मिल जाती है। नीचे साइड आगे नहीं, पाकिस्तान में नहीं जाती, इंडिया में जाके सतलज से मिल जाती है। सतलज नदी का यहाँ पे मैं व्यास नदी लिख देता हूँ, व्यास नदी, है ना। अब देखिए भाई, सतलज नदी इसी मानसरोवर झील के राकस ताल से, कहां से? राकस ताल से होते हुए शीप किला दर्रे में प्रवेश करती है। यहाँ पे कौन सा दर्रा है? शीप किला दर्रा, लिख दिया मैंने, ठीक है। प्रवेश करते हुए ऐसे यहाँ पे ऐसे इस तरह से हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध बनाया गया भाई, इसी में ऐसे प्रवेश करते हुए इस तरह से चेनाब में जाके मिल जाती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है इमेज, हैशपॉज नहीं करना, आप क्लियर करते चलिए, ठीक है। व्यास नदी जब यहाँ मिलती है तो पंजाब के कपूरथला के पास हेरिके नामक स्थान में जाके मिलती है। हरिके नामक स्थान में जाके मिलती है और यहीं पे हरिके बैराज बना है। बैराज मतलब क्या होता है? बैराज मतलब वो थोड़ा सा बांध टाइप का होता है जहां से पानी स्टोर किया जाता है। याद रखिए, इसी व्यास नदी में ही इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है, जो सबसे लंबी नहर है हमारे इंडिया की, ठीक है। और इसी व्यास नदी को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, तो आपको नाम याद रखेगा। ऊपर के नाम आप ऊपर का याद रख लीजिए, नीचे का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बाजू में फिर से लिख देता हूँ, सिंधु नदी के नीचे झेलम है, झेलम के नीचे चेनाब है, चेनाब के नीचे रावी है। देखो रावी, व लास्ट में व आया तो व से क्या आ जाएगा? व्यास आ जाएगा। लास्ट में क्या आएगा? स से क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। ये इसीलिए इसका क्रम इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बताता हूं। मैं ये कह रहा था कि ये क्रम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रम इसी क्रम से समझौता हुआ था, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। समझौता किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ था। क्यों? क्योंकि आपने देखा इस इमेज में, पाकिस्तान से होते हुए जो नदी है वो कहाँ पे जा रही है? इंडिया से होते हुए जो नदी है वो कहाँ जा रही है? पाकिस्तान में जा रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लगता था कि अगर किसी युद्ध की स्थिति होती है तो इंडिया क्या कर सकता है? इस नदी पे अपना हक जमा के या इसका वाटर स्टोर करके कहीं ना कहीं जो बेनिफिट होने वाला था, जहां पे प्रोजेक्ट चल रहे थे पाकिस्तान में, वो अटक जाते। तो यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी, सितंबर की बात है, सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 में एक ट्रीटी हुई थी। किसके बीच हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे,
जवाहरलाल नेहरू थे और ये प्रेसिडेंट थे उस समय तत्कालिक। और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उसका नाम था आयूब खान। आयूब खान के बीच में ये हुआ था, साइन किया गया था। और इसके मीडिएटर बने थे, मध्यस्थ जो थे वो बने थे वर्ल्ड बैंक। ये अभी नाम है, उस समय अंतरराष्ट्रीय बैंक के नाम से इनको जाना जाता था। इस ट्रीटी में हुआ ये था कि ऊपर की जो नदियां हैं जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, और नीचे की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज, ठीक है, मतलब 6 नदी के बीच में समझौता हुआ था भाई। कौन सा समझौता? इंडस वाटर ट्रीटी। इसमें यह हुआ था कि जो ऊपर का सिंधु, झेलम, चेनाब है इसका 80% यूज पाकिस्तान करेगा और बाकी 20% यूज इंडिया करेगा। अब इस यूज में भी इंडिया को ये था कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चलाए। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट मतलब होता है क्या है कि आप पानी को स्टोर नहीं कर सकते, 20% को भी आप स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नीचे की जो है रावी, व्यास, सतलज, आप इंडिया चाहे तो इसको स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया अभी तक इतना मॉडर्न नहीं हुआ है कि इस बाकी की जो 3 नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज, इसको हिसाब से स्टोर करके इसका पानी यूज किया जा सके। कहीं ना कहीं लाखों टन पानी चले ही जाता है पाकिस्तान में। खैर ये कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, पाकिस्तान की कराची में हुआ था। ये बात को आपको याद रखनी है, इस चीज को आपको याद रखनी है, इसलिए इसका क्रम इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिए, अगर एग्जामिनर को इंडस रिवर सिस्टम से अगर कोई क्वेश्चन उठाना है तो ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, इसलिए आप वो वाले नाम जो लेफ्ट राइट वाले जो हेल्पिंग रिवर है, सहायक नदी, उससे सिर्फ नाम याद रखिए, बाकी ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? दूसरी चीज, इसके कभी कभी पुराने नाम भी पूछ लेता है, और इनके बीच की जो दो आब है, दो आब मतलब होता है दो मतलब 2 नदी, आब मतलब की बीच की जगह, 2 नदी के बीच की जगह को दो आब कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, और इनके पुराने नाम में भी आपको बता दूंगा, और इनके दुआब भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सिंधु नदी का पूरा नाम सिंधु है, इसको अभी तो इंडस कहा जाता है, पहले भी इसका नाम सिंधु नदी ही था। झेलम का पुराना नाम है वितस्ता, याद रखिएगा भाई, वितस्ता, ठीक है। झेलम का पुराना नाम है वितस्ता, ठीक है। चेनाब का नाम है अस्किनी। चेनाब का पुराना नाम क्या है? अस्किनी। रावी का पुराना नाम है इरावती या परुषणी, ठीक है। व्यास का नाम है विपाशा, ठीक है, व्यास का नाम है विपाशा, और सतलज का नाम है सतुद्री। ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और दो आपकी बात कर लेते हैं, तो सिंधु और झेलम के बीच में, इसको मैं फिर से ऐसा कर देता हूं, इसको मैं इस तरह से बना देता हूं, यहां लिख देता हूं। चलिए भाई, दो आब, समझ गए? दो आब क्या होता है? दो आब मतलब दो नदी के बीच की जगह को कहा जाता है दो आब। सिंधु और झेलम के बीच में जो दो आब का नाम है उसको सिंध कहा जाता है, और ये याद करना भी बहुत इजी है, क्योंकि नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। झेलम और चेनाब को अगर आपको देखे, इसके बीच की जो जगह है, तो देखो झ और च, छाज, इस तरह से आवाज आएगी आपको, छाज दो आपके नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। चेनाब और रावी की बात करें तो देखो र और च, रचना, यहां लिख देता हूं मैं, र और च, रचना। और रावी और व्यास के मतलब र और व से क्या बनेगा? वारी। वारी दो आप लिख दिया। और व्यास और सतलज ये बहुत इजी है, विष्ट, इसको विष्ट के नाम से भी हम देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में आज हमने पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र से जितना भी कवर होता था हमने स्पीड से कवर कर लिया। आई होप आपको ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा होगा और काफी आपको हेल्प हुई होगी आपकी स्टडी में। थैंक यू।